एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही मजेदार से सेशन में जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें अलग अलग टाइप के फोर्सेस, अलग अलग टाइप के केसेस, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे और उनको हमें सॉल्व करना रहेगा। और बहुत एलिमेंट्री टॉपिक है ये। साथ ही साथ अगर सीधे सीधे जा रही है, तुमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो भी एक फोर्स का एलिमेंट आएगा। तो फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जो कि ये सारी क्वांटिटीज, ये सारे चेंजेस को इंप्लीमेंट करवाता है। साथ ही साथ वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको समझाने के लिए, समझने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो सबसे पहला डिवीजन होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे बॉडीज कॉन्टैक्ट में रहती है, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में ये रहे आपके सामने एग्जांपल: नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एयर रेजिस्टेंट टेंशन फोर्स। इसके बाद जो दूसरा वेरिएंट है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं रहती, जैसे कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स। और ये डिवीजन हो गया मेरे फोर्सेस का बेस्ड ऑन द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और नॉट। तो मतलब ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, ये हर एक बॉडी में होती है जिसके पास एक मास होता है। अगर मास नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन अगर मास है तो ये प्रॉपर्टी रहेगी। पुश या पुल की रिक्वायरमेंट आती है तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसी पुश और पुल को डिफाइन करते हैं। और उसको डिफाइन करने से पहले एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना बहुत आवश्यक है, जिसे कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी से फोर्स निकलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती, तो F इक्वल्स टू dp/dt हो जाता है। लेकिन जो स्टेटमेंट बताया वो एकदम करेक्ट है। तो बस देखो, लॉ का डेफिनेशन समझना ही जरूरी नहीं है, उससे क्या फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते वो भी जरूरी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही मजेदार से सेशन में जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। सो बच्चों, माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो आज हम करने जा रहे हैं भाई लॉज ऑफ मोशन की बहुत सारी बातें। लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर का बेस जो होता है, जहां पे तीनों लॉज को इंडिविजुअली समझा जाता है, वो हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि समझा जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर एनएलएम का, जिसमें अलग अलग टाइप के फोर्सेस, अलग अलग टाइप के केसेस, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे और उनको हमें सॉल्व करना रहेगा। और बहुत एलिमेंट्री टॉपिक है ये, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सवाल जवाब यहां तो आते ही हैं, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा यूज आते हैं। आप जितनी भी टॉपिक्स की बात करो, मैकेनिक्स की, साथ ही साथ आप 12th में चले जाओ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चले जाओ, हर जगह आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूजेज दिखेगा। तो कुछ तो बात है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चैप्टर के बेसिक्स जो है, तीनों लॉज को इंडिविजुअली समझना और इतने तरीके से समझना कि भाई मजा आ जाए, वो उस चीज का एजेंडा लेकर मैं आया हूं आप लोगों के सामने। यहां पे आपके सामने लॉज ऑफ मोशन को बताने के लिए भाई तीनों लॉज क्या हैं और तीनों लॉज से रिलेटेड जो बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। तो सेशन को शुरू करते हैं। और जैसा कि हर सेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए और बाकी सारी चीजें रहती है मेरे लिए, तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, बड़ा ही एकदम बहुत नॉर्मल सा डे टू डे लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है कि एक मैन है जो कि एक रनिंग बस से नीचे उतर रहा है, ठीक है, और वो गिर जाता है। वो नीचे उतर रहा है एक चलती हुई बस से और वो गिर जाता है। अब वो गिरता किस वजह से है, उसके ये ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है भाई ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रोड पीछे छूट जाती है, मैन आगे बढ़ जाता है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके बाद फिर ही लीन्स फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ हैबिट, और तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है, इस वजह से हो रहा है। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। चैट बॉक्स में मैं करेक्ट आंसर को पर्सनली लाइक और शेयर करूंगा और बताऊंगा यस दैट्स द करेक्ट आंसर। सो जिन जिन बच्चों को चाहिए कि आई शुड रिप्लाई टू देयर इंडिविजुअल कमेंट, फटाफट से रिप्लाई कर देना। ये बड़ा इजी सिंपल सा प्रॉब्लम है और जिन जिन को समझ में आ गया वो आंसर देना, जिन जिन को नहीं आया टेंशन मत लेना, सेशन देख के बहुत अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो भाई चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं फोर्स क्या है, ठीक है, कि फोर्स क्या है। क्योंकि फोर्स जब तक नहीं पता होगा तब तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ आएगा। तो फोर्स बेसिकली एक ऐसा पुश या पुल होता है जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे। अब बॉडी के स्टेट को चेंज कैसे कर दे, तो बॉडी का स्टेट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में ले आए, अगर मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में ले आए, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेटेड मोशन ले आए, और या तो डायरेक्शन चेंज कर दे। इन तीनों को समझते हैं। बॉडी रेस्ट पे रखी हो, उसको मोशन में ले आओ, फोर्स होगा।
बॉडी मोशन में चल रही है, उसे रेस्ट में ले आओ तो भाई फोर्स होगा। साथ ही साथ अगर सीधे सीधे जा रही है, तुमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो भी एक फोर्स का एलिमेंट आएगा। तो फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जो कि ये सारी क्वांटिटीज, ये सारे चेंजेस को इंप्लीमेंट करवाता है। साथ ही साथ वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको समझाने के लिए, समझने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये तो फोर्स की बात हो गया। फोर्स का भी देखो डिवीजन होता है, फोर्स का भी देखो डिवीजन होता है। ये डिवीजन होता है कि जिन दो बॉडीज पे फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं है। तो सबसे पहला डिवीजन होता है कांटेक्ट फोर्स, जहां पे बॉडीज कांटेक्ट में रहती है, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स में ये रहे आपके सामने एग्जांपल, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एयर रेजिस्टेंट टेंशन फोर्स। और टेंशन मत लेना, इन सारे फोर्सेस थोड़े से नए लग सकते हैं आप लोगों को, बट इन सब के बारे में बड़ी डिटेल्ड तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो दूसरा वेरिएंट है वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहां पे बॉडीज कांटेक्ट में नहीं रहती, जैसे कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे आप गौर करोगे दोनों बॉडीज जिन पे फोर्स लग रहा है वो कांटेक्ट में नहीं रहते, ये कहलाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये डिवीजन हो गया मेरे फोर्सेस का बेस्ड ऑन द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर और नॉट। तो ये कुछ बहुत एलिमेंटरी बातें। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सबसे पहला लॉ जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अब ये जो लॉ है वो कुछ इस तरीके का है, ये बोलता कुछ इस तरीके से है कि भाई देखो, हर एक बॉडी अपने उस स्टेट में रहती है जब तक कि उस पे एक्सटर्नल पुश या पुल ना लगाया जाए। मतलब इसको और डिटेल्ड वे में समझाता हूं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर जिस डायरेक्शन में मोशन में है तो उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगी। अब वो रहती क्यों है, सबसे पहले तो ये सवाल आता है। और अगर उस स्टेट से वो चेंज हो गई तो वो क्यों चेंज होगी, उसके चेंज होने का एकमात्र रीजन होगा अगर एक्सटर्नली किसी ने पुश या पुल लगाया। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि पहली बात तो रहती क्यों है। वो अगर मान लो यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है, और ये बॉक्स रखा हुआ है और ये बॉक्स रेस्ट पे है, ये बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स रेस्ट पे। दूसरी केस में ये एक बॉल है जो कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एकदम फ्रिक्शनलेस, इस पे बढ़िया से तेल की मालिश कर दी गई है और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रिमूव हो चुका है, और ये बॉल इस पे बिंदास तरीके से रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, राइट। सो यहां पे जो बॉल है ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और रुकेगी ही नहीं। तो ये बॉल मोशन में है। अब जो क्वेश्चन था दोबारा उस पर मैं लाइट देता हूं आप लोगों को कि ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे क्यों है, कौन बोल रहा है इसको रेस्ट पे रहने को, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इसके पास जो कि इसे इनेबल कर रही है कि जिस स्टेट में रहो उसी स्टेट में रहो। या ये मोशन में है तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है इस बॉल के पास जो कि इसे इनेबल कर रही है कि भाई तुम अपने स्टेट में रहो। और वो जो प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अलाउ या बेसिकली इनेबल करती है अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया को भी बताता है। किसको बताता है भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया को। अब दो चार बातें जरा इनर्शिया के बारे में भी कर लेते हैं। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडीज के पास, जिनके पास मास होता है, कि वो अपनी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रह सके। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रह सके, मोशन में है तो मोशन में रह सके, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में रह सके। समझ रहे हो आपको? तो मतलब ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, ये हर एक बॉडी में होती है जिसके पास एक मास होता है। अगर मास नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन अगर मास है तो ये प्रॉपर्टी रहेगी कि जितना भी आप जैसे रेस्ट में जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में आप कंटिन्यूड रहोगे जब तक कि आप पर एक एक्सटर्नल पुश या पुल नहीं लगाया जाए। तो अब ये इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं कि ये भी कुछ वैरायटीज में डिवाइड होती हैं। जैसे कि सबसे पहली वैरायटी होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरी वैरायटी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरी वैरायटी होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझो इन चीज को, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अब ये क्या होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन? इसके बारे में भी दो चार बातें कर लेते हैं। तो भाई देखो, इसका एक बहुत स्टैंडर्ड सा केस लेता हूं एक बस से, एक बहुत स्टैंडर्ड सा केस लेता हूं एक बस से। बस में मैं तीन सर्कमस्टेंसेस लूंगा, ठीक है। पहला केस ये लूंगा, दूसरा केस ये लूंगा और तीसरा केस कुछ इस तरीके का लूंगा। देखना, पहले केस में हम ये बात करते हैं कि बस रेस्ट में थी, ये बस जो थी ये रेस्ट में थी और रेस्ट से मोशन में चल रही है। मतलब कि एक बस स्टॉप पे थी
और बस स्टॉप से जैसे ही उसने लोगों को उठाया वो मोशन में आ गई, बस स्टॉप से बस चलने लग गई। ठीक है, रेस्ट में कहां थी? बस स्टॉप पे थी और बस से चलने लग गई। अब बस के अंदर जितने भी लोग खड़े हैं, क्या होगा? जैसे ही बस आगे की तरफ बढ़ना चालू होगी, ये लोग पीछे की तरफ गिरेंगे। ये लोग, ये पीछे गिरेगा, ये पीछे गिरेगा। अब ये पीछे क्यों गिरेगा? ये पीछे क्यों गिरेगा? सिंपल सा आंसर है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों भाई? क्योंकि जब बस रेस्ट में थी तो ये सब रेस्ट में थे, फिर बस आगे बढ़ने लगी, लेकिन ये चाह रहे थे कि ये रेस्ट में रहें। क्यों? क्योंकि इनके पास एक मास है, और इनके पास मास है तो ये चाह रहे थे रेस्ट में रहे, लेकिन बस तो आगे चली गई। तो क्या होगा इनके साथ? ये पीछे ही गिरेंगे। पांव आगे बढ़ गए, लेकिन ऊपर का शरीर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के तहत पीछे ही रह गया, इसलिए वो पीछे की तरफ गिरते हैं। दूसरा केस उठाते हैं सर। दूसरा केस क्या है? यहां पे बस मोशन में थी, चल रही थी, और उसके बाद रेस्ट में आ गई। बस अचानक से बस स्टॉप पे आ गई, बस अचानक से दूसरा बस स्टॉप आया भैया, दूसरा बस स्टॉप आया, और दूसरा बस स्टॉप आया तो बस रुक गई, मोशन से रेस्ट में आ गई। अब मोशन से रेस्ट में आ गई तो वही दो आदमी जो बस के अंदर खड़े हुए थे, इन दोनों ने वापस एक नई चीज एक्सपीरियंस की कि यार हम लोग चल रहे थे, अब हम आगे की तरफ गिरे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बस चल रही थी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से, अचानक बस के कंडक्टर ने बोला बस स्टॉप आ गया है, ड्राइवर ने वही ब्रेक लगाया, बस रोक दी, बस रुक गई, बस रुक गई। लेकिन इन दोनों के पास एक चलने की गति थी, इनर्शिया ऑफ मोशन था, बॉडीज मान चुकी थी हम चल रहे हैं, मास था इनके पास, तो बॉडीज बिंदास खुश होके आगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन नीचे के पांव रुक गए, क्योंकि बस के साथ जुड़े हुए थे, बस रुक गई तो बॉडीज आगे बढ़ती चली गई, और एज अ रिजल्ट जो बॉडीज हैं वो आगे की तरफ गिर जाएंगी, जो बॉडीज हैं वो आगे की तरफ गिर जाएंगी। ये हो जाता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये होगा कि यहां पे ये पर्सन, टॉप व्यू ले रहा हूं, ये सड़क है, सड़क पे दोनों पर्सन चल रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी ऐसे टर्न होने लगी, पूरी की पूरी गाड़ी टर्न मारने लगी। जैसे ही पूरी की पूरी गाड़ी ने टर्न मारा, ये दोनों बॉडीज ऐसे बाहर की तरफ फेंकने लगी। अब बॉडीज के साथ क्या था? बॉडीज तो सीधे जाना चाह रही थी, लेकिन बस टर्न हो गई तो बस की फ्रेम से क्या होगा? वो बाहर की तरफ गिरते दिखाई देंगे। ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मुद्दे की बात यह है कि इन तीनों को आप एनालाइज करोगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि बॉडीज जो अपर बॉडी थी, जमीन से टच हुई नहीं, जो अपर बॉडीज थी, उन पे समय पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है जब भी बस में चढ़ो आप कुछ हैंडल को बहुत तेज पकड़ लो, क्योंकि अगर आपने हैंडल को या किसी चीज को पकड़ लिया ना, तो वो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अपर बॉडी को दे देगी, जिससे ये चेंज इन मोशन जो हो रहा है, चेंज इन स्टेट जो हो रहा है, वो आपकी अपर बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। और अगर वो आप नहीं लगाओगे, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स आपकी अपर बॉडी में नहीं लगेगा, तो भाई ऐसी चीजें होती रहेगी, आगे पीछे गिरते रहोगे। समझ रहे हो इस बात को? मतलब हर एक बॉडी अपने उस स्टेट को, रेस्ट को, मोशन को या डायरेक्शन वाली इनर्शिया को मेंटेन रखेगी, क्योंकि उसके पास मास है। और अगर तुम वो चेंज करना चाहते हो भाई, तो सिंपल सी चीज है, एक्सटर्नल फोर्स का जुगाड़ देख लो। अगर एक्सटर्नल फोर्स का जुगाड़ नहीं है, किसी बॉडी को किसी एक्सटर्नल, तुमने देखा होगा बसेस में ऊपर हैंडल दिया रहता है, एक साइड में हैंडल दिया रहता है, इनको पकड़ लेते हैं लोग, जिस वजह से वो गिरते नहीं है, और जो हीरो बनते हैं और नहीं पकड़ते वो ऐसे आगे पीछे गिरते रहते। आई थिंक आप सभी को समझ में आया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन क्या है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही दर्शाता है कि बॉडीज अपने उस स्टेट को मेंटेन रखेंगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल पुश या पुल नहीं लगता। अब यहां से फर्स्ट लॉ से एक रिक्वायरमेंट सामने आती है, किस चीज की भाई? यहां पे एक रिक्वायरमेंट सामने आती है पुश या पुल की। मतलब एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स दरअसल एक पुश या पुल है, दरअसल ये एक पुश या पुल है। तो एक पुश या पुल की रिक्वायरमेंट आती है तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसी पुश और पुल को डिफाइन करते हैं। और उसको डिफाइन करने से पहले एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना बहुत आवश्यक है, जिसे कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ये सिंपली मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर रहता है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही मोमेंटम का। तो ये क्वांटिटी समझ में आ गई। सिंपल सी चीज, एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम दे रहा हूं मैं लीनियर मोमेंटम। अब
आगे बढ़ते हैं और न्यूटन का सेकंड लॉ बताते हैं। और न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली वो जो एक नई चीज फर्स्ट लॉ ने बताई ना एक्सटर्नल पुश या पुल की, उसी को डिफाइन करता है और क्या बोलता है कि भैया जो फोर्स लगेगा ना बॉडीज पे, जो फोर्स एक्सटर्नल पुश या पुल लगेगा ना बॉडीज पे, उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझो इस चीज को, जो भी फोर्स तुमने फर्स्ट लॉ में पता किया जो कि एक स्टेट को चेंज करने को इनेबल करता है, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसलिए भी याद रखना क्योंकि आगे जाके टॉर्क पढ़ोगे और वहां पे एंगुलर मोमेंटम का चेंज आएगा। तो लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी से फोर्स निकलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती, तो F इक्वल्स टू dp बाई dt हो जाता है। लेकिन जो स्टेटमेंट बताया वो एकदम करेक्ट है। अब P की जगह आप क्या रख दो, P की जगह मास इंटू वेलोसिटी रख दो। मास इंटू वेलोसिटी रखोगे, दो क्वांटिटीज आगे, प्रोडक्ट रूल लगाया, V बाहर आ गया dm बाई dt और m इधर आ गया dv बाई dt। अब नॉर्मली केसेस में देखो, नीट के स्टूडेंट्स हैं हम, तो नीट के स्टूडेंट्स में वेरिएबल मास का तो केस आता नहीं, ठीक है, ना ही जेई में भी आजकल आता है, तो इस पोर्शन को हटा दो। बट ये चीज हमेशा याद रखना कि वेरिंग मास वाले केसेस में ये एलिमेंट भी रहेगा, फोर्स एक्सटर्नल पुश में ये एलिमेंट भी रहेगा। रॉकेट प्रोपल्शन में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आई हैं जहां पे आपने देखा होगा कि हम एक्सटर्नली एक मास को पीछे छोड़ते हैं और हमें आगे की तरफ एक पुश मिलता है, तो ये फोर्स जो है मास के रिलीविंग से भी मिलता है, ये चीज याद रखना आप। तो F इक्वल्स टू V dm बाई dt प्लस m dv बाई dt। और अगर हम मान लेते हैं if m is constant, अगर मास समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ये चीज जीरो हो जाएगी और f कितना हो जाएगा, मात्र dv अपॉन dt के बराबर। और dv अपॉन dt कितना होता है, वो हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स की वैल्यू आ रही कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ, बट ये डिराइव्ड फॉर्म है न्यूटन का सेकंड लॉ का, ये नहीं है न्यूटन का सेकंड लॉ, ये डिराइव्ड वर्जन है न्यूटन के सेकंड लॉ का। कैसे आता है आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है सर। अब यहां पे सेकंड लॉ से एक और मजेदार सी चीज सामने आती है कि कुछ एक्ट्स हम ऐसे देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि बड़े मजेदार सा एक केस होता है जब आप लोगों ने क्रिकेट मैच में देखा होगा एक सिक्सर को पढ़ते हुए, कोई भी नॉर्मल शॉट पढ़ते हुए, कि यार एक बॉलर आ रहा है, एक बॉलर आ रहा है, ये मान लो क्रिकेट की पिच है, ये मान लो क्रिकेट की पिच है, ठीक है, ये क्रिकेट की पिच है, ये 3 विकेट बना दिए भाई, ये 3 विकेट बना दिए, ओके, ये 3 विकेट बना दिए मैंने इस तरीके से, ओके, ये 3 विकेट मैंने बना दिए इस तरीके से। अभी अगर क्रिकेट की पिच है, यहां पे बॉलर आ रहा है, यहां पे बॉलर आ रहा है, और बॉलर पता है कितनी तेजी से आता है, बॉलर आ रहा है भैया बहुत तेजी से, बॉलर आ रहा है बहुत ही ज्यादा तेजी से, और उसने बॉल फेंकी, उसने बॉल फेंकी, कितनी बॉल, कितनी स्पीड से फेंकी, उसने जब फेंका तो बॉल थी अराउंड 130 kmph की, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, फास्ट बॉलर है, इससे भी तेज फेंकते वैसे तो लोग, लेकिन मान लो 130 किलोमीटर पर आवर से बॉल आ रही है, यहां बॉल आई, टप्पा खाई, और यहां पे बैट्समैन खड़ा था, ये बैट्समैन है, ये बैट्समैन है। अब ये बैट्समैन ने क्या किया, उसे मात्र कुछ फ्रैक्शन लगे होंगे, कुछ फ्रैक्शन लगे होंगे, और उसने एक शॉट दे दिया, कुछ फ्रैक्शन में उसने शॉट दे दिया, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन ही आपका कांटेक्ट रह पाता है बॉल और बैट का, और उस कुछ फ्रैक्शन के कांटेक्ट में ही, उस कुछ फ्रैक्शन के कांटेक्ट में ही जैसे ही बैट से बॉल टकराई, जैसे ही बैट से बॉल टकराई भाई, बैट के बाद बॉल ने ये मोशन पकड़ा। अब जब वो बैट से निकल रही थी तब उसकी वेलोसिटी पता है कितनी थी, तब भी उसकी वेलोसिटी अराउंड 80 to 90 kmph थी। अब सोचो इस चीज को, चंद सेकंड, 1 सेकंड से भी कम के अंतराल के लिए कांटेक्ट में आई और उसकी वेलोसिटी इधर आते समय चेंज करके पूरे पीछे भेज दिया। अब यहां पे आप अगर फोर्स से कुछ वैल्यूज निकालना चाहोगे तो देखो समस्या में फंस जाओगे। क्यों समस्या में फंसोगे, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है, यहां पे आप देखोगे कि f की वैल्यू dp बाई dt होती है, राइट। अब dt यहां पे इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप उसकी वैल्यू को लिटरली नाप भी नहीं सकते। तो यहां पे केस बनता है एक बहुत नई सी क्वांटिटी का, जिसे हम कहते हैं dt को इधर ले जाओ, f dt इज इक्वल टू dp, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि भैया यहां से जब बॉल फेंकी और यहां से बॉल गई, बॉल आ रही थी और बॉल गई, उस दौरान फोर्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो ये डेल्टा पी आ जाएगी, ये जो क्वांटिटी देख रहे हो ये एफ डी टी आ जाएगी, और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक नई सी क्वांटिटी जिसे कहा जाता है इंपल्स।
इंपल्स का रिक्वायरमेंट आता ही उन जगहों पे है जहां पे फोर्स बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए लगता है। भयंकर कम ड्यूरेशन के लिए अगर फोर्स लग रहा है तो वहां पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट आएगा कि उस छोटे से अंतराल में जो फोर्स लगा उसने इंपल्स कितना दिया और उसकी वैल्यू चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अब भाई इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां देख सकते हो एफडीटी का जो डायरेक्शन वही डेल्टा पी का डायरेक्शन वही इंपल्स का डायरेक्शन, ठीक है। सो इसको हम इंपल्स कहते हैं। ग्राफिकली अगर इसको समझना चाहे तो अगर आपके पास एफ और डी का ग्राफ है तो इंटीग्रेशन एफ डी टी अगर मैं बोलूं टी आई से लेके टी एफ वैल्यू तक, तो ये एरिया ऑफ द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस देता है। मतलब यहां आप देख सकते हो ये टाइम मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा टी आई है इनिशियल टाइम और ये मेरा क्या आ गया, टी एफ आ गया। तो जितना भी आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ये पूरा इन दोनों एरिया को ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, एरिया ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ये आप समझ चुके। बट मेन मुद्दे की बात यह कि एफटी कर्व में एरिया जो ग्राफ का बनता है टाइम एक्सिस के साथ वो क्या बताता है, वो बताता है मेरा इंटीग्रेशन एफडीटी यानी इंपल्स की वैल्यू। ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है भाई, ये इंपल्स की वैल्यू दे रहा है, इसकी वैल्यू दे रहा है, इंपल्स की वैल्यू। समझ रहे हो बात को? तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये सब कहां से निकल के आ रहा है, ये सब निकल के आ रहा है सेकंड लॉ से। तो बस देखो लॉ का डेफिनेशन समझना जरूरी नहीं है, उससे क्या फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते वो भी जरूरी है। तो इससे रिलेटेड आपको सवाल आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ के बारे में। तो थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ देखो बच्चा जानता है कि जो भी करोगे उसका फल मिलेगा जो भी तुम करोगे उसका फल तो मिलेगा, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही, एकदम सही बात बोली। और इसको अगर मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं तो जो भी फोर्स लगता है, जैसे मान लो एफ ऑफ 1/2 है तो इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में 2/1 होगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो 1 है और 2 है। अब 1 ने 2 पे एक फोर्स लगा इधर, तो 2 ने 1 पे इधर फोर्स लगाएगा। देख सकते हो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है ऑपोजिट रहेगा। अगर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलो, मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों ने रिपल्सिव फोर्स लगाया। ये चीज वेक्टोरिकली एकदम प्रूवन है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ का। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड ही बताऊं, कुछ डाउट्स रहते हैं दिमाग में तो उनको फटाफट से जरा कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि भाई नेचर में कभी भी एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तुम सोचोगे कि यार सर मैंने तो उसको धक्का किया, मैंने एक फोर्स लगाया। तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि जैसे ही तुमने एक फोर्स लगाया तुम पे भी रिटर्न में एक फोर्स लगा है। समझो इस चीज को। तो मेन मुद्दे की बात पता है क्या है? मेन मुद्दे की बात यह है सिंपली कि नेचर में कभी भी एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी फोर्स होंगे वो दो के पेयर में होंगे। तुम सोच रहे हो सर हम तो खड़े हैं, हमारा ये मान लो मास है, हमारा एक वेट होगा mg, सर हो गया सिंगल आइसोलेटेड फोर्स। अरे भैया ये पृथ्वी है और पृथ्वी को भी तुम पता है इसके सेंटर को तुम खींच रहे होगे उसी mg फोर्स से। हालांकि बात यह है कि तुम्हारा ये mg पृथ्वी पे लग के भी कोई असर नहीं डाल सकता, क्योंकि पृथ्वी का मास ही इतना ज्यादा है, तो कोई असर ही नहीं डालेगा। लेकिन तुम पे डेफिनेटली असर डालेगा, इसलिए तुम नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से गिरते हो। तो मेन मुद्दे की बात है, कोई भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा फोर्स पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। जितने भी फोर्सेस तुम देखोगे जो तुम्हारे आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब पेयर में, सारे पेयर में। फोर्सेस एग्जिस्ट ओनली इन एक्शन रिएक्शन पेयर, जैसा कि मैंने बताया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, अब देखो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक्शन रिएक्शन के द्वारा जितने भी फोर्सेस निकलेंगे हमेशा याद रखना दो अलग अलग बॉडीज पे ही होंगे। मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स था अट्रैक्टिव, ये mg लग रहा था इस बॉडी पे, ये mg लग रहा था इस अर्थ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वल एंड ऑपोजिट वाले जो एक्शन रिएक्शन है एक ही शरीर पे लग जाए। तुम बोलोगे सर मैंने इधर ये लगाया, इस पे इधर लगाया, मेरा तो एक ही शरीर है। नहीं, एक शरीर नहीं है, ये अलग अलग कंपोनेंट हो गए। तुम एक बॉडी को इंडिविजुअली अगर कंसीडर मास m का कर रहे हो और उसकी वजह से किसी और पे फोर्स लग रहा है, यहां पे दो हाथ इंडिविजुअली हो गए। ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये अलग अलग बॉडीज हैं। ऐसी दो बॉडीज अगर तुम अलग अलग मास मानोगे, इनके बीच में जो भी फोर्स मान रहे हो बॉडीज अलग होंगी। एक्शन रिएक्शन की सेम बॉडी कभी नहीं हो सकती, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पे ही लगेंगे। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट, ये सारे पॉइंट सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कभी नहीं भूलोगे। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करूं अगर, तो भाई देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है,
एक ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे mg फोर्स लगाता है, यहां जमीन उस पे नॉर्मल फोर्स लगाती है और ये जमीन पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। तो ये नॉर्मल अगर आप देखोगे तो भैया एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, सिंपल सी चीज। फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, अगर मान लो इस ब्लॉक को मैं ऐसे मूव कराता हूं आगे की तरफ, तो यहां पे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है और ये ब्लॉक जमीन पे फ्रिक्शन आगे लगाता है, मिल गया एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे दो बॉडी के बीच में, एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन के काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि थ्रू आउट द चैप्टर आपको पता चलते जाएंगे। आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है उनको कभी नहीं भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एलिमेंट्री। इस सवाल पे चलते हैं कि ब्लॉक मूव कर रहा है प्लस एक्स एक्सिस में, डिसेलरेटिंग ड्यू टू फ्रिक्शन कैपिटल एफ, अप्लाइड बाय द ग्राउंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन ग्राउंड कितना होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है कहां, प्लस एक्स एक्सिस में। मान लेते हैं ये प्लस एक्स एक्सिस थी और ये क्या थी, ये प्लस वाई एक्सिस थी। तो ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, ब्लॉक कहां है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। इज डी एक्सेलरेटिंग ड्यू टू फ्रिक्शन एफ। अब डी एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि इस पे ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। कौन लगा रहा होगा, ये जमीन लगा रही होगी। ये जो जमीन देख रहे हो ना आप, ये जो जमीन है ये लगा रही होगी इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। तो ये क्या ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स पे लगेगा इस पे, तो ब्लॉक जमीन को छोड़ देगा, नहीं, ब्लॉक जमीन पे लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। इक्वल एंड ऑपोजिट तो रखना ही है। अब पूछ रहे हैं द फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड इज, तो फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, ये रहा ग्राउंड। बताओ जरा फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड क्या है, ये रहा सर, और ये कहां लग रहा है, ये लग रहा है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। तो एफ इन प्लस एक्स एक्सिस, हाँ जी बिल्कुल सही। एफ इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं, ये तो जमीन ब्लॉक पे लगा रही है। एफ इन नेगेटिव वाई एक्सिस, अरे ये कैसे पॉसिबल है, नीचे तो फोर्स लग ही नहीं सकता। जीरो फोर्स एज ब्लॉक इज ऑफ नेग्लिजिबल मास विद रिस्पेक्ट टू अस, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज करने वाले सारे केसेस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आई थिंक आप सभी को इसका एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। इसी के साथ इस सेशन क्लोजिंग का टाइम आ चुका है। तो भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लीज हमेशा हैंडी रखना, क्योंकि इन्हीं पे आगे का पूरी की पूरी बिल्डिंग जो एनएलएम की है वो टिकी हुई है। आई सपोज आप सभी को पूरे सेशन में काफी अच्छे इनपुट्स मिले होंगे। जितने भी इनपुट्स हैं, खासकर से न्यूटन सेकेंड लॉ का डेरिवेशन हमेशा याद रखना, क्योंकि जितने भी सवाल आएंगे आगे जाके वो कहीं ना कहीं एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे जाके ही सीमित होंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।